सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान के जिला दर्शन में अलवर ज़िले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए, अपन अलवर ज़िले के बारे में बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। आइए अपन शुरू करते हैं। उससे पहले आप बीच में नहीं कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक करो। पहले ही कह देता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगती है आपकी क्लास है। तो दोस्तों आइए दोस्तों अपन शुरू कर देते हैं अलवर जिले के बारे में। सबसे पहले अपन भौगोलिक दृष्टिकोण में पढ़ेंगे। उससे पहले अलवर जिले की सामान्य जानकारी के बारे में जान लेते हैं। अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल एक ऐसा जिला जो राजस्थान के पूर्व में स्थित है। ये सवाल है जो बार बार आता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है, और उसमें ऑप्शन आते हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अलवर। और अपन देखते हैं कि राजधानी तो जयपुर है, लेकिन वहां पर गलत हो जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिला है वो अलवर जिला आता है। अलवर जिले के बारे में पढ़ते हैं। तो अलवर जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो अपन अलवर जिले का प्राचीन नाम पढ़ते हैं तो यहाँ आता है अलगपुर कहा जाता है। इसको कहा जाता है अलगपुर या सालव प्रदेश। अलगपुर या सालव प्रदेश है, ये अलवर जिले का प्राचीन नाम है। इसके शुभंकर के बारे में बात करते हैं तो इसका शुभंकर आता है सांभर। देखिए दोस्तों, मैं सभी जिला दर्शन है वो बहुत ही शानदार तरीके से सभी क्लासों में कराऊंगा। उसमें से हर एक जिले का शुभंकर है वो हर जिले का मैं बताऊंगा। सबसे पहले उसका प्राचीन नाम क्या था और उनका शुभंकर क्या से सबसे पहले बताऊंगा। और 33 जिलों के ही मैं जिला दर्शन में सब के 33 जिलों का शुभंकर बताऊंगा। और एक अलग से भी क्लास लूंगा, उसके अलग से क्लास में हर जिले का अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे कि अलग अलग जिलों का शुभंकर क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा। उससे पहले दोस्तों अपन पढ़ते हैं कि अलवर जिला है वो राजस्थान में किस प्रकार स्थित है, उसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले अलवर जिले की अपन स्थिति बात कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना राजस्थान, और ये हो गया अपना राजस्थान। तो राजस्थान में अपन देखते हैं कि अलवर है वो कहाँ पर स्थित है। अलवर है अपना वो यहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से अलवर है वो अपना स्थित है। अलवर है वो अपना इस प्रकार स्थित है। तो अलवर का ये थोड़ा सा भाग है, यहाँ से ऐसे ऐसे होगा जयपुर हो गया, और ये अलवर खुद हो गया, ये अलवर हो गया, और यहाँ से भरतपुर हो गया, और यहाँ से सीमा लगाता है वो हो गया दौसा, और अंतर राज्यीय सीमा है वो हरियाणा के साथ लगाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अलवर के साथ है वो 3 जिले और एक राज्य सीमा साझा करता है। 3 जिले कौन कौन से हैं? तो भरतपुर, दौसा, जयपुर, और राज्य है वो हरियाणा है वो सीमा साझा करता है। तो अपन ने यहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ लिया है कि ये राजस्थान के अलवर जिला है वो राजस्थान के पूर्व में स्थित है। जिसको अलगपुर या सालव प्रदेश के नाम से प्राचीन समय में भी जाना जाता था। प्राचीन समय में यह एक मत्स्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में वो अलग जिला बन चुका है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि यहाँ पर उपनाम कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, उपनामों के बारे में बात करते हैं। उपनामों में बात करते हैं। इसे राजपुत्रों का शहर कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, पूरी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। इसे कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड 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 कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। और एक और नाम है कि इसे राजपुत्रों का शहर कहा जाता है। राजपुत्रों का शहर कहा जाता है। राजपुत्रों का शहर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अपन ने इसमें पढ़ लिया है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अलवर जिला है वो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा जिला है। राजस्थान में अलवर है
जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, की दृष्टि से, दृष्टि से, दृष्टि से राजस्थान का, राजस्थान का जयपुर और जोधपुर के बाद में, और जोधपुर के बाद में, जोधपुर के बाद में, जयपुर और जोधपुर के बाद में, जयपुर और जोधपुर के बाद में तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। देखिए दोस्तों, जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिलों में पाई जाती है, इसका एक ट्रिक भी है कि ट्रिक है वो है जय जानो। ट्रिक क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वो कौन से जिलों में पाई जाती है, तो इसका ट्रिक है वो आता है जय जानो, JAI और JANU। ये अपन जब जनगणना वाला टॉपिक करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि जय जानो ट्रिक क्या है, उसके बाद किस प्रकार से याद करना है, हाथ कम कौन से हैं तो कम कौन से जिलों में है तो उसका भी एक ट्रिक है, उसके बारे में भी बताऊंगा। आज अपन जय जानो जैसे जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, अलवर हो गया, नागौर हो गया और उदयपुर हो गया, इस प्रकार अपना ट्रिक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये अलवर जिला है वो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा जिला है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रमुख चोटियां कौन कौन सी, उसके बारे में अपन देखते हैं कि यहाँ पर अलवर जिले में प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। प्रमुख चोटियों की अपन बात करते हैं तो अलवर जिले के अंतर्गत एक नंबर पर आती है वो आएगी बिल्लाली, बिल्लाली आती है, वो 775 मीटर है, कितनी है 775 मीटर है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है सिरावास, कौन आती है सिरावास, और तीसरे नंबर पर अपनी चोटी आती है वो आती है अपने सिरावास और कहनगढ़। देखिए दोस्तों, अपन भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे, सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे, स्थापत्य की दृष्टि से पढ़ेंगे कौन कौन से जिले यहाँ पर किले पाए जाते हैं, कौन सी झीलें पाई जाती हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अलवर जिले का प्राचीन नाम अलगपुर या सालो प्रदेश था और इस जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा जिला है राजस्थान का, और ये राजस्थान के पूर्व में स्थित है और राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, राजपुत्रों का शहर कहा जाता है। और अपन उसके बाद में अपन देखा है कौन कौन सी चोटियां हैं, तो यहाँ पर पहले बिलाली है जो कि जिसकी ऊंचाई है वो 775 मीटर है। उसके बाद में सिरावास है, भानगढ़ है, उसकी ऊंचाई वगैरह में अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछी नहीं जाती है, इसकी सिर्फ बिलाली की अपन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो कि 775 मीटर। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ की नदियां कौन कौन सी है, अलवर जिले में कौन कौन सी नदियां हैं जो स्थापित स्थित हैं। तो अलवर जिले से होकर गुजरने वाली नदियों में अपन देखते हैं तो पहले नंबर पर आती है साबी, और दूसरे नंबर पर अपन देखते हैं तो रूपा रेल, कौन सी आती है रूपा रेल, और तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं तो तीसरे नंबर पर अपन नदी होती है खारी और सोतर, ऐसी मतलब कई प्रकार 2-4 और नदियां हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, इतने साबी और रूपा रेल है, ये ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर झीलें कौन कौन सी है, तो यहाँ पर झीलों की बात करते हैं तो यहाँ की झीलें, तो झीलों में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट झील आती है वो आती है सिल्ली सहड झील। कौन सी आती है सिल्ली सहड झील, सिल्ली सहड झील है वो आती है। इस सिल्ली सहड झील है अलवर जिले की बहुत ही प्रसिद्ध झील है जिसका निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह के द्वारा अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया गया था, सिल्ली सहड शीला देवी के नाम पर करवाया गया था। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है और ये कहते हैं कि अलवर की सबसे सुंदर झील है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण एक झील है। और उसके बाद में अपन देखते हैं दूसरी आती है वो आती है मंगल सागर झील। कौन सी आती है मंगल सागर झील, मंगल सागर झील है, ये भी ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिल्ली सहड झील आपको याद रखनी है। राजस्थान का नंदन कानन का सिल्ली सहड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है और ये अलवर जिले की सबसे सुंदर झील है जिसका निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। ये अपन झीलों में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ जिला दर्शन कर रहे हैं तो सबसे इसमें कौन कौन से स्थान आते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, डीपली में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डीपली में पढ़ेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। वो अलग अलग टॉपिक होते हैं, जैसे झीलों वाले टॉपिक में अपन इसको पढ़ेंगे, सिल्ली सहड झील में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अब सिर्फ यही पढ़ना है अपने को कौन कौन से स्थान है वो स्थित है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन कौन से, अपन देखते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से है। तो देखिए दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य में बात करते हैं, वन्य जीव
अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में अपन देखते हैं तो यहाँ पर दो वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, सरिस्का और सरिस्का अ, सरिस्का और सरिस्का अ। दूसरा आता है सरिस्का अ, सरिस्का अ। देखिए दोस्तों, सरिस्का अ वो वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 3 किलोमीटर में ही फैला हुआ है। और ये सरिस्का है, जिसे बाघों की मांद कहा जाता है सरिस्का को। ये सरिस्का अलग है और सरिस्का अ अलग है। ये सरिस्का है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, जिसे बाघों की मांद कहा जाता है। और टाइगर सरिस्का अ है, ये राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि अलवर जिले में स्थित है। उसके बाद में अपन अगले टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं। उससे पहले आप ऐसा कर लो कि स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन मिटा देते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं कौन कौन सा आता है। देखिए दोस्तों, वन्य जीव अभयारण्य के बाद में यहाँ पर दो आखेट निषिद्ध क्षेत्र आते हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन से आते हैं? आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन से आते हैं? आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर दो आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। एक का नाम है बरदोद, बरदोद, और दूसरा आता है जोड़िया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आखेट निषेध क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर दो आखेट निषेध क्षेत्र आते हैं, बरदोद और जोड़िया। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे आगे। अभी भौगोलिक दृष्टिकोण, अगर आपको दोस्तों अगर अच्छी क्लास लगती है तो कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर कुछ कमी तो अब इंसान गलती तो हो जाती है, क्या पता कहीं गलती भी हो जाए, तो भी आप कमेंट में बता दिया करो कि सर यहाँ पर गलती है, ताकि हम सुधार कर लें। देखिए दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे कि पशु संपदा है वो किस प्रकार है। पशु संपदा के बारे में पढ़ेंगे। पशु संपदा, अलवर की पशु संपदा। पशु संपदा, पशु संपदा में देखते हैं कि यहाँ का एक गांव आता है झकराना, झकराना। और झकराना गांव की बकरियां प्रसिद्ध है, बकरियां प्रसिद्ध है। झकराना गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। झकराना है वो अलवर जिले के अंतर्गत है, यहाँ की बकरियां हैं वो प्रसिद्ध है। और दूसरा अपन देखते हैं तो यहाँ पर मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। मुर्रा नस्ल की भैंस है वो पाई जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर वागड़ी नस्ल की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। किस प्रकार की? वागड़ी नस्ल की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं, भेड़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर वागड़ी नस्ल की सर्वाधिक। पशु संपदा अपन देखते हैं कि यहाँ की झकराना गांव है, वहां पर बकरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कहते हैं कि यहाँ पर बकरियां हैं वो सर्वाधिक दूध देने वाली है। और यहाँ मुर्रा नस्ल की भैंस है वो यहाँ अलवर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में वागड़ी नस्ल की सर्वाधिक भेड़ है वो अलवर जिले के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि राजकीय सुगर पालन के अंदर, राजकीय सुगर पालन के अंदर है वो भी अलवर के अंदर आता है, अलवर में है। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर खनिज कौन कौन से, खनिजों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ये अपन पशु संपदा होगी। उसके बाद में अपन देखते हैं खनिज संपदा। खनिज में अपन देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से, खो दरीबा की खान आती है। खो दरीबा, खो एक चोटी भी है जो कि जयपुर के अंदर, लेकिन यहाँ खो दरीबा की खान है। खो दरीबा की खान जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर खान में ही देखते हैं तो सिलेटी पत्थर है, सिलेटी पत्थर।
वो सर्वाधिक है वो अलवर के अंदर होता है। सर्वाधिक पत्थर है कि सर्वाधिक उत्पादन एसडीटी पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन वो अलवर जिले के अंदर उत्पादन होता है। अलवर जिले की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक उत्पादन सिलेटी पत्थर का वो अलवर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ की बेरोड है, नीमराना है, झाबराना है, मांटोन है, ऐसे स्थान आते हैं। मांटोन, झाबराना, नीमराना और बेरोड, ये 4 प्रमुख स्थान है यहाँ पर ये सिलेटी पत्थर है वो मिलता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि उद्योग कौन कौन से हैं। उद्योगों के बारे में बात कर लेते हैं। उद्योग कौन कौन से हैं, ये खनिज तो अपने हो गया। उसके बाद में अपन उद्योग की बात कर लेते हैं। उद्योग में अपन बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है भिवाड़ी, जिसे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछे कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो आएगा अपने राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान के उद्योग में अपन बात करते हैं भिवाड़ी की। किसकी बात करते हैं? भिवाड़ी की अपन बात करते हैं तो भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है, नवीन मैनचेस्टर है वो कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा आता है भिवाड़ी में, यहाँ पर फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी के द्वारा यहाँ पर एक सेंट गोबेन कंपनी ने गिलास फैक्ट्री का संयंत्र भी लगाया है। सेंट गोबेन कंपनी, सेंट गोबेन कंपनी फ्रांस कंपनी जो कि फ्रांस की है ने मतलब गिलास की एक गिलास संयंत्र लगाया है। गिलास संयंत्र लगाया है कहाँ पर? तो सेंट गोबेन कंपनी ने भिवाड़ी के अंदर फ्रांस के जिसने गिलास की संयंत्र भी लगाया है। उसके बाद में उद्योगों में अपन देखते हैं दूसरे नंबर पर आता है नीमराना। नीमराना के अंदर है वो जापानी मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं वो जापानी कंपनियां लगी हुई है, इस कारण से जापानी डोर भी कहा जाता है। नीमराना में राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी लगाया गया है। अपन दूसरे नंबर अपन नीमराना की ही बात कर लेते हैं। नीमराना की अपन बात करते हैं। यह राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ पर मतलब जापान की बहुत सारी कंपनियां लगी हुई है, इस कारण नीमराना को जापानी जोन भी कहा जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि एक स्थान आता है खुसखेड़ा। कौन सा आता है? खुसखेड़ा की अपन बात करते हैं। खुसखेड़ा आता है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स पार्क स्थित है। क्या है? खुसखेड़ा के अंदर, खुसखेड़ा अलवर में है। अलवर की अपन बात करेंगे, दूसरे जिले की अपन क्यों बात करेंगे, यहाँ पर अलवर जिला दर्शन के बारे में भी पढ़ रही है। तो खुसखेड़ा में ऑटोमोबाइल्स पार्क स्थित है। क्या है? ऑटोमोबाइल्स पार्क है। खुसखेड़ा में ऑटोमोबाइल्स पार्क है वो स्थित है। उसके बाद में अपन देखते हैं अलवर जिले में कौन कौन से स्थान आते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। अपन अलवर जिले में अब अपन परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि परिवहन है वो किस प्रकार हैं, कौन कौन से नेशनल हाईवे वो गुजरते हैं। इसके शॉर्ट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अपन परिवहन की बात करते हैं।
परिवहन की बात करते हैं कि अलवर के अंदर है वो कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। तो सबसे पहले NH 8 है, वो अलवर जिले के अंदर गुजरता है। और दूसरा आता है NH 71B, NH 71B, जो कि ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये है NH 71B, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका वर्तमान में नाम है 919 NH 919 हो गया है। ये है जो रेवाड़ी, कहाँ से, रेवाड़ी हरियाणा से, कहाँ से, रेवाड़ी हरियाणा से, कहाँ से, रेवाड़ी हरियाणा से, रेवाड़ी हरियाणा से आपके धारूधेड़ा अलवर तक से, धारूधेड़ा अलवर तक, धारूधेड़ा अलवर तक है जो ये रास्ते जाता है, जिसकी लंबाई है वो 5 किलोमीटर है। ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद में अपन देखते हैं अलवर जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी अलवर के अंदर बनाया जा रहा है। कौन सा, अलवर के अंदर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अलवर के अंदर है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। उसके बाद में अपने का भौगोलिक दृष्टिकोण है वो अपना पूरा होता है। उसके बाद में अपन स्थापत्य और सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप ऐसा करो कि इसका थोड़ा बहुत लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में अपन पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। सांस्कृतिक परिदृश्य में अपन देखेंगे और स्थापत्य की दृष्टि से अपन देखेंगे कौन कौन सी दुर्ग हैं, कौन सी मंदिर हैं, महल हैं, छतरी हैं, उसके बारे में सब बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं कि सांस्कृतिक व स्थापत्य व सांस्कृतिक, स्थापत्य व सांस्कृतिक परिदृश्य व सांस्कृतिक परिदृश्य। देखिए दोस्तों, स्थापत्य व सांस्कृतिक परिदृश्य के अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं तो आता है बाला किला। कौन सा आता है, बाला किला। अलवर के अंदर आता है बाला किला। तो बाला किला को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। 52 दुर्गों का लाडला किला कहा जाता है, लाडला किला कहा जाता है। इसे अलवर का किला कहा जाता है, अलवर का किला कहा जाता है, इसे अलवर का किला कहा जाता है, इसे अलवर का किला कहा जाता है। इसे 52 दुर्गों का लाडला, इसे कुमारा किला कहा जाता है और कहा जाता है कुमारा किला, इसे कुमारा किला कहा जाता है, इसे कुमारा किला कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा किला अपने आता है वो आता है कांकणबाड़ी का किला, कांकणबाड़ी का किला। देखिए दोस्तों, बाला किला के बारे में अपन बात करते हैं। इसे कुंवारा किला कहा जाता है, कुंवारा किला कहा जाता है, 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है, इसे अलवर का किला कहा जाता है। उसके बाद में अपन कांकणबाड़ी किले की बात करते हैं। तो कांकणबाड़ी किला है वो भी अलवर के अंतर्गत आता है। तो इस किले का निर्माण है वो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित, सवाई जयसिंह द्वारा ये निर्मित है। और इस किले के अंदर है औरंगजेब है वो अपने भाई दारा सिंह को कैद करके रखता है, वो भी यही कांकणबाड़ी किला है। उसके बाद में अपन देखते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है भानगढ़ का किला। कौन सा आता है, भानगढ़ का किला। यहाँ पर अपन ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे कि भानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। हम ज्यादा थोड़ी बहुत अपन चर्चा कर लेते हैं लेकिन अधिक डीपली से नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। किले का निर्माण है वो भगवंत सिंह के द्वारा करवाया जाता है, भगवंत सिंह द्वारा निर्मित है, वो 1573 ईस्वी में होता है। उसके बाद में इस भानगढ़ किले उसको भूतों का किला कहा जाता है, भूतों का
किला भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर मतलब कहते हैं कि भानगढ़ किले में यहाँ पर रात्रि में विश्राम करना मना है। उसके बाद में अपन देखते हैं चौथे नंबर पर आता है अजबगढ़ का किला। कौन सा आता है? अजबगढ़ का किला, अजबगढ़ का किला, अजबगढ़ का किला है। और 5वें नंबर पर अपन देखते हैं तो यहाँ पर नीमराणा का किला, नीमराणा का किला, नीमराणा का किला। उसके बाद में अपन देखते हैं 6 नंबर पर अपन देखते हैं तो यहाँ पर नीमराणा की बावड़ी, नीमराणा की बावड़ी, नीमराणा की बावड़ी है। और अपन 7 नंबर पर देखते हैं कि यहाँ नारायणी माता का मंदिर है, नारायण माता मंदिर। पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर, भरतर जी का मेला, जैसे कनपटे नाथों का मेला, कनपटे नाथों का मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर होप सर्कस है, मूसी रानी की छतरी है। यहाँ पर 8 नंबर पर हम देखते हैं कि मूसी रानी की छतरी है, जिसको 80 खंभों की छतरी कहा जाता है। मूसी रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी है जिसको 80 खंभों की छतरी कहा जाता है। जिसका निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। 80 खंभों की छतरी कहा जाता है, 80 खंभों की छतरी कहा जाता है। इसका निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर विजय मंदिर है, ताल वृक्ष है, जिलानी माता का मंदिर है। उसके बारे में अपन देख लेते हैं। 9 नंबर पर आता है जिलानी माता मंदिर, जिलानी माता मंदिर, माता मंदिर, जिलानी माता का मंदिर है, वो भी अलवर जिले के अंदर आता है। उसके बाद में 10 नंबर होप सर्कस आता है। होप सर्कस के बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर 11 नंबर पर अपन देखते हैं तो यहाँ पर पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर है, पांडुपुल हनुमान जी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर है, जो कि यहाँ पर कहते हैं कि शयन मुद्रा में बना हुआ है हनुमान जी का, पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं कि कौन सा आता है। विजय मंदिर हो गया। सरिस्का पैलेस है, वो भी अलवर के अंदर है, सरिस्का पैलेस, सरिस्का पैलेस। और कौन सा है सरिस्का पैलेस, नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता का हो गया। बिलारी माता का मंदिर है, बिलारी माता मंदिर। लाल मस्जिद, लाल मस्जिद है। उसके बाद में अपन पुरंजन विहार है, नीलकंठ महादेव मंदिर प्रसिद्ध है, नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर है। ये तो हो गया अपने स्थापत्य दृष्टि से कौन कौन से दुर्ग हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, उसके बारे में हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ का एक अली बख्शी ख्याल है, वो भी अलवर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अली बख्शी ख्याल है और यहाँ की कागजी कोटरी कला है, यही लिख देते हैं अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल है, वो भी अलवर का है। उसके बाद में कागजी कोटरी, क्या है कागजी कोटरी, वो भी अलवर की ही है। उसके बाद में चित्रकला की अपन बात करते हैं तो चित्रकला महाराजा विनय सिंह का काल है, वो अलवर जिले का मतलब स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद में अलवर जिले का कहें अलवर रियासत का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि अलवर जो चित्र शैली है तो वो ढूंढाड़ स्कूल का ही एक हिस्सा थी या भाग थी। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं प्रमुख व्यक्तित्व में। उसके पहले आप ऐसा करें कि इसको स्क्रीन शॉट ले लें या कॉपी पेन में उतार लें। उसके बाद में अपन आगे ही चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में कि प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हुए। जैसे राजेंद्र सिंह हैं, पायल शर्मा आगे हैं, देवकी नंदन शर्मा है, देवकी नंदन, पायल जहांगीर हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे।
प्रमुख व्यक्तित्व में अपन बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इतना डीपली में नहीं पढ़ेंगे अपन, बहुत ही उग्र तौर से पढ़ेंगे। क्या कहा जाता है प्रमुख व्यक्तित्व कि कौन कौन से यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले नाम आता है वो राजेंद्र सिंह का आता है। राजेंद्र सिंह इनको वाटरमैन कहा जाता है, इनको वाटरमैन कहा जाता है। और वाटरमैन अपन सही लिख लेते हैं, देखिएगा नहीं, वाटरमैन कहा जाता है। अगर पूछे कि बर्डमैन किसे कहा जाता है तो कैलाश सांखला को बर्डमैन कहा जाता है। उसके बाद में यानी बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है, कैलाश सांखला को टाइगरमैन कहा जाता है। पूछे कि टाइगरमैन तो कैलाश सांखला, बर्डमैन कौन है तो सलीम अली। उसके बाद में कि वाटरमैन कौन है तो वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और इन्होंने एनजीओ संस्था की स्थापना की थी। कौन सी? एनजीओ संस्था नामक संस्था की स्थापना है वो इनके द्वारा की जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इन्हें कौन सा रेमन मैग्सेसे जल संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस कारण इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें मिला था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि पायल जहांगीर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पायल जहांगीर, देखिए दोस्तों, पायल जहांगीर के बारे में अपन बात करते हैं तो इनका संबंध भी अलवर जिले से आता है। और पायल जहांगीर ने बाल विवाह को बढ़ाने के लिए बहुत पूरे देश में चर्चित किया था। इस कारण इन्हें चेंज मेकर अवार्ड मिला था। क्या मिला था? बाल विवाह को रोकने के बहुत ही अच्छे काम के, इस कारण बाल विवाह को रोकने के अच्छे प्रयास किए, इस कारण इन्हें कौन सा चेंज मेकर अवार्ड प्राप्त, चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित राजस्थान की प्रथम बालिका है। अवार्ड से सम्मानित राजस्थान की प्रथम बालिका है वो आती है पायल जहांगीर। उसके बाद में अपन देखते हैं तो सौरभ सिंह शेखावत, 3 नंबर आता है सौरभ सिंह के बारे में बात करते हैं तो ये एवरेस्ट शिखर विजेता प्रथम राजस्थानी। देखिए दोस्तों, आपको जिला दर्शन की अलग से किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से नोट करें और बहुत ही अच्छा नोट्स बना लें। मैं 33 जिलों का जिला दर्शन करा दूंगा। क्लास में दो या तीन दिनों के बाद में लाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी पढ़ना होता है, सिर्फ इनके अलावा भी बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं तो अपने आता है संत 4 नंबर पर देखते हैं संत चरणदास जी की बात करते हैं तो इनका जन्म है वो डेहरा अलवर में होता है। कहाँ होता है? डेहरा अलवर में इनका जन्म होता है। और दूसरे नंबर के साथ आते हैं चरणदास जी। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था उस समय इन्होंने चरणदास जी ने भविष्यवाणी की थी और ये सच भी निकली थी। उसके बाद में अपन देखते हैं 5 नंबर आता है लालदास जी। तो लालदास जी का जन्म भी यही अलवर के अंदर आता है, एक स्थान धौलीधू।
देखिए दोस्तों, ये जो प्रमुख व्यक्तित्व लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में इनके बारे में बहुत बार आता है कि वाटरमैन किसको कहा जाता है। उसके बाद में आता है पायल जांगीड़ का संबंध किस जिले से है, जो कि उनको कौन सा अवार्ड मिला है, जो कि राजस्थान में प्राप्त करने वाली प्रथम है। तो इनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित प्रथम राजस्थान में पायल जांगीड़। उसका सौरभ सिंह शेखावत है जो एवरेस्ट शिखर विजेता प्रथम है, वो भी सौरभ सिंह है। उसके बाद संत चरणदास जी, चरणदास जी और लालदास जी के बारे में तो बहुत बार सवाल आते ही रहते हैं। कहते हैं कि चरणदास जी की प्रमुख पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। कौन कहाँ है? प्रमुख पीठ की अपन बात करते हैं। प्रमुख पीठ कहाँ है? तो प्रमुख पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। चरणदास जी की प्रमुख पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि लालदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो नगला जहाज भरतपुर में। देखिए दोस्तों कि लालदास जी की प्रमुख पीठ है वो नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अपन आगे ही चलते हैं कि और भी व्यक्तित्व आते हैं। वो कौन से हैं? जया सुख भाई हैं जो कि रियासत कालीन मतलब प्रमुख कलाकार थी। उसके बाद में अपन देखते हैं जहूर खान मेवाती प्रसिद्ध भपंग वादक थे, और उनका संबंध भी अलवर जिले से आता है। दोस्तों अपन आगे चलते हैं, उससे पहले अपन ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप ऐसा करो कि इनको उतार दो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखिए, ये अपने प्रमुख जो व्यक्तित्व है ये पूरा हो गया। अपन अब पढ़ेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब ये लास्ट ही टॉपिक है, उसके बाद में अपने अलवर जिला दर्शन है वो पूरा हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मतलब अलवर है, अलवर को मेवात क्षेत्र में भी आता है, हरियाणा के मतलब सीमा से लगता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अलवर के जो अलवर की स्थापना है वो प्रताप सिंह के द्वारा की जाती है, लेकिन राजस्थान में कब मिलाया गया? तो प्रथम चरण होता है मत्स्य संघ होता है। ये होता है 18 मार्च 1948 को एकीकरण का प्रथम चरण होता है। उसमें अलवर भरतपुर धौलपुर कौन सा आता है? अलवर प्लस भरतपुर प्लस धौलपुर प्लस कारोटी, 4 रियासतों को मिलाकर है वो मत्स्य संघ की स्थापना की जाती है। उसी समय अलवर को राजस्थान के अंदर मिलाया गया। अपन देखते हैं कि अलवर को प्राचीन समय में मत्स्य प्रदेश का हिस्सा था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि मत्स्य प्रदेश है 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय शासक है वो थे महाराजा विनय सिंह। शासक है वो महाराजा विनय सिंह थे। कौन थे? महाराजा विनय सिंह थे। ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय महाराजा है वो महाराजा विनय सिंह थे। और उसके बाद में 1932-33 में अपन देखते हैं कि एक दंगा होता है तिजारा अलवर के अंदर, जिस कारण मतलब अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह तब होता है शासक, उसमें महाराजा जयसिंह को पेरिस फ्रांस है वो भारत से निर्वासित कर दिया था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अलवर से ही गांधी जी की हत्या का आरोप है वो मतलब महात्मा गांधी जी की हत्या का आरोप है वो महाराजा तेज सिंह के ऊपर आया था। महाराजा तेज सिंह के ऊपर आया था तो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की हत्या से संबंधित भी ये अलवर रियासत थी। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि उससे पहले एक अलवर किसान आंदोलन होता है। वो कब होता है? अलवर किसान आंदोलन के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। अलवर किसान आंदोलन
ठीक है। तो अलवर किसान आंदोलन है ये 1923-24 में शुरू होता है, 1923-24 ईस्वी में शुरू होता है। और ये शुरू क्यों होता है? इसलिए होता है शुरू क्योंकि वहाँ के राजा द्वारा उच्च लगान दरें ली जाती थी और सुअरों के उनके द्वारा जो सुअर पाले जाते हैं वो किसानों के खेतों को नष्ट कर देते थे। इनके विरोध में ये आंदोलन शुरू होता है। और नीमूचना एक हत्याकांड, इनकी नीमूचना हत्याकांड है, उनका संबंध भी अलवर रियासत से आता है। नीमूचना हत्याकांड क्या आता है? नीमूचना हत्याकांड, नीमूचना हत्याकांड हत्याकांड है, उनका संबंध भी अलवर जिले से आता है। ये नीमूचना हत्याकांड है, ये 14 मई 1925 ईस्वी 1925 ईस्वी को ये हत्याकांड होता है। कहते हैं कि नीमूचना गांव में किसानों की सभा पर मेजर छाजू सिंह आता है। वो बिना आदेश के बिना मतलब कोई सूचना दिए सीधे ही गोली चलाने का अपने सैनिकों को आदेश दे देता है, जिसके कारण मतलब कई सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इस कारण गांधी जी ने इस नीमूचना हत्याकांड को दोहरी जनरल डायर शाही की संज्ञा भी दी है। तो अपने ये टॉपिक है अलवर जिला दर्शन का, ये अपने पूरा होता है। उससे पहले अपन एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए कि उसके बाद में अपन क्लास को भी एंड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अपनी शायरी है वो इस प्रकार है कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। जब आई हो निभाने किरदार जमी पर, कि जब आई हो निभाने किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे, जमाना भी मिसाल दे। जय हिंद।